क्रांति रैंकर्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ राजेश। हम लोग हड़प्पा कालीन सभ्यता को ख़त्म कर चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे जो चालकोलिथिक पीरियड है, ताम्रपाषाण काल। क्या पढ़ेंगे आज? ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण काल, चालकोलिथिक पीरियड, चालकोलिथिक पीरियड। आज की क्लास में इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो इन पे इस चैप्टर से ज़्यादा वैसे क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को हमको याद रखना है और आपके दिमाग में एक सीक्वेंस देने के लिए मैं इस चैप्टर को ले आया हूँ, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं और इस क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म करना है, ठीक है। तो इनको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाए। चलो, तो हम लोग ताम्रपाषाण काल को शुरू करते हैं। अब सबको पता है कि जैसे वैसे मैं ये चीज़ हड़प्पा काल जब हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग डिस्कस भी किए थे, ठीक है। जो कालक्रम के दृष्टिकोण से, जो कालक्रम है, कालक्रम के दृष्टिकोण से, कालक्रम के दृष्टिकोण से, कालक्रम के दृष्टिकोण से नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण आता है। ताम्रपाषाण आता है, ठीक है। और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कैसे आता है, पहले कहाँ पे क्या हुआ था, सारा चीज डिस्कस किए थे। थोड़ा सा डिस्कस यहाँ भी कर लेंगे। याद रखना, जो कालखंड है, कालक्रम के दृष्टिकोण से नवपाषाण काल के बाद क्या आता है? ताम्रपाषाण काल आता है, ठीक है। ऐसे आपको कभी कभी क्वेश्चंस का ऑप्शंस दे दिया जाएगा, आपको कहेगा कि इसको अरेंज करो, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। आप सबको हम बताए थे जो उत्तर पश्चिम भारत है, बढ़िया से डिस्कस किए थे। जो उत्तर पश्चिम भारत में नवपाषाण काल, उत्तर पश्चिम भारत में नवपाषाण काल का विकास, जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें जो नवपाषाण काल का विकास सबसे पहले हुआ। क्या हुआ? सबसे पहले हुआ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इनको लिख लेते हैं। वैसे मैं ये सारा चीज आपको जब हम लोग हड़प्पा काल पढ़ रहे थे, ठीक है, उनकी कालक्रम को हम चर्चा कर रहे थे, तो ये सारा चीज मैं डिस्कस कर दिया था वहां पर, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम भारत में नवपाषाण का विकास सबसे पहले हुआ था, जिस कारण उस क्षेत्र में ताम्रपाषाण संस्कृति का उदय सबसे पहले हुआ। क्या हुआ? सबसे पहले हुआ, ठीक है। क्या हुआ? सबसे पहले हुआ। और इसी क्षेत्र में देखो, और इसी क्षेत्र में थोड़ा सा हैंडराइटिंग में दिक्कत आती होंगी, कोई दिक्कत नहीं। और इसी क्षेत्र में कांसे का प्रयोग पहली बार हुआ। इसी क्षेत्र में कांसे का प्रयोग सबसे पहली बार हुआ और शहरी सभ्यता का विकास हुआ। शहरी सभ्यता का, जो शहरी सभ्यता है, शहरी सभ्यता जिसको हड़प्पा कालीन सभ्यता कहते हैं, शहरी सभ्यता का विकास हुआ। इनको थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ पे। वैसे मैं बताया था, लेकिन बट थोड़ा सा मैं यहाँ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लेंगे और बढ़िया तरीके से तो और बेहतर है। आप सबको पता है कि जैसे मान के चलो, आप सबको पता ये क्या है हमारा
चलो ये ऐसे रखकर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। हम विजुअल मैप बना रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे आप सब। होता क्या है कि जैसे आप सबको पता है, हम बताए थे बढ़िया से कि इस वाले क्षेत्र में जो उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये ले लिया जाए, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। क्या है? उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, नवपाषाण काल आता है। क्या होता है? नवपाषाण काल यहाँ पे सबसे पहले आता है। जब यहाँ पे नवपाषाण काल है, यहाँ पे जब नवपाषाण काल होता है तो और सारे क्षेत्रों में नवपाषाण काल नहीं आता है। कहने का मतलब सबसे पहले नवपाषाण काल कहाँ पे आया? उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में आया, ठीक है। कहने का मतलब क्या, एक साथ कहीं भी नवपाषाण काल नहीं आया। जैसे यहाँ पे नवपाषाण काल खत्म होता है उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है, कॉपर की खोज हो गई रहती है। तो इस क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है, ताम्रपाषाण मिलता है। क्या मिलता है? ताम्रपाषाण देखने को मिलता है। और ये वाले जो क्षेत्र और जो अलग क्षेत्र है, ये वाला जैसे क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र है, और सब क्षेत्रों में अभी भी क्या देखने को मिलता है, नवपाषाण ही देखने को मिलता है, ठीक है। और सभी क्षेत्रों में अभी भी नवपाषाण ही देखने को मिलता है। आगे फिर क्या हुआ, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में क्या होता, जब कॉपर के साथ जो ये कॉपर है, ये जो है मान कॉपर है, कॉपर के साथ फिर टीन मिला दिया जाता है और यहाँ पे फिर कांसा का खोज हो जाता है। क्या हो जाता है? कांसा का खोज हो जाता है। और कांसा का खोज होते ही ये सभ्यता शहरी सभ्यता हो जाता है। ये उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र अब ताम्रपाषाण से किसमें कन्वर्ट हो गया, शहरी सभ्यता, यानी कि कांस्युगीन सभ्यता, और इसी को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट किसमें हो गया, कांस्युगीन सभ्यता में, ठीक है। लेकिन अभी भी ये वाला क्षेत्र और अदर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अभी भी क्या चल रहा होता है, नवपाषाण ही चल रहा होता है, ठीक है। नवपाषाण ही चल रहा होता है। बट जैसे यहाँ पे शहरी सभ्यता का पतन होना शुरू होता, शहरी सभ्यता जैसे इस वाले एरिया में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पतन होना शुरू होता है, तो पता चलता है ये वाले जो क्षेत्र है जहां पे पहले नवपाषाण था, अब ये वाले क्षेत्र में क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे ताम्रपाषाण देखने को मिलता है। क्या मिलता है? ताम्रपाषाण देखने को मिलता है। जब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है तो ये वाले क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है, ताम्रपाषाण देखने को मिलता है। और जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र होता है, यहाँ पे पुनः क्या आ जाता है, हड़प्पा की जगह क्या आ जाता है, ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण जो शहरी सभ्यता है, शहरी सभ्यता की जगह फिर से क्या आ जाता है, ताम्रपाषाण संस्कृति आ जाती है। ताम्रपाषाण पुनः लौट के यहाँ पे आ जाता है। और ये वाले क्षेत्र में भी क्या आ जाता है, नवपाषाण के बाद ताम्रपाषाण आता है। क्या मेरी बात तो ये समझ में आया, नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण क्यों? और नवपाषाण काल लगभग में हर जगह, यहाँ भी इस वाले क्षेत्र में, इस वाले भी क्षेत्र में, ताम्रपाषाण काल भी हर जगह लगभग में, लेकिन वो एक साथ नहीं था, वो कहीं न कहीं एक दूसरे के बाद था, एक साथ कहीं नहीं आया। अब देखो जैसे हड़प्पा काल है, जैसे शहरी सभ्यता है, तो शहरी सभ्यता सबसे पहले कहाँ पे आई, इसी वाले उत्तर पश्चिमी के क्षेत्र में ही सिर्फ क्या आया, शहरी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता बोलेंगे, सिर्फ ये वाले क्षेत्र में आया था। क्या मेरी बात समझ में आया ना? तो वो तो बताओ, ये सारा चीज समझ में आ गया। हम इस चीज को और बढ़िया तरीके से वहां पे बताए थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो चालकोलिथिक पीरियड है तो ये समझ में आ गया होगा। तो इस चीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या बोलो, बढ़ाए? तो मुझे लगता है क्लास को आगे बढ़ाना चाहिए। एक चीज थोड़ा सा और लिखो यहाँ पे, जो ताम्रपाषाण जो चालकोलिथिक संस्कृति है या चालकोलिथिक जो कल्चर है, इनको याद करेंगे, ठीक है। मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, बस कुछ नहीं ज्यादा पढ़ना है, बस एक दिमाग में, ताकि कभी क्वेश्चंस आए तो कर ले इसको, ठीक है। तो रिजल्ट देने के लिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, बहुत कम क्वेश्चंस बनता है इससे, ठीक है। तो एक आपके दिमाग में एक सीक्वेंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक। ये जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, इनको हम कहाँ कहाँ देखते हैं बताओ। एक चीज इस पे थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखो जो चालकोलिथिक कल्चर है कहाँ कहाँ देखा जाता है, सबसे पहला चीज ये कहाँ देखा जाता है, एक होता है क्या, हड़प्पा वाले क्षेत्र में। कहने का मतलब क्या,
हड़प्पाई क्षेत्र में। मैं आपको डिस्कस किया था, जैसे मान के चलो एक होता है गैर हड़प्पाई क्षेत्र में, एक गैर हड़प्पाई क्षेत्र में, ठीक है, एक गैर हड़प्पाई क्षेत्र में। अब देखो इनको क्या है गैर हड़प्पाई, थोड़ा सा इसमें देख लो, मैं बताता हूं। देखो जैसे इसको थोड़ा सा देख लो, देखो ये वाले क्षेत्र तुम देखे थे, ये वाले क्षेत्र जो आप लोग देखे थे, ये क्या हड़प्पा वाला क्षेत्र था। तो अभी हम बताए थे ना, इस वाले क्षेत्र में जो चालकोलिथिक पीरियड है, चालकोलिथिक कल्चर है, ताम्रपाषाण संस्कृति है, एक हड़प्पा के पहले भी आ चुका था, नवपाषाण के बाद। एक जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है उसके बाद भी यहाँ पे क्या आता है, ताम्रपाषाण संस्कृति आता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हड़प्पा वाले क्षेत्र में। ये वाला जो क्षेत्र और जो दूसरा क्षेत्र है जहां पे हड़प्पा सभ्यता नहीं आया था, उनको गैर हड़प्पाई क्षेत्र बोल देते, ठीक है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखा है। तो हड़प्पाई क्षेत्र में दो तरह का देखा जाता है, एक होता है क्या बताओ, जल्दी बताओ क्या होता है, हड़प्पा से पहले का, और एक होता है क्या हड़प्पा के बाद का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता से पहले वाला क्षेत्र, बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, हड़प्पा से पूर्व, बताओ हड़प्पा के बाद। इसमें तो कुछ है नहीं, यहां तक मेरे ख्याल से आप सबको कोई दिक्कत नहीं आती होंगी। तो ये जो हड़प्पा से पूर्व आप सबको बताया था, ये डेट याद नहीं रखना है, बस एक क्रम देने के लिए, जो 3500 बीसी से लेकर के एटलीस्ट मेरे ख्याल से 2600 बीसी, वहां पे जो जहां पे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ था उसी क्षेत्र में पहले 3500 बीसी से लेकर के 2600 बीसी में क्या था, ताम्रपाषाण संस्कृति था। और हड़प्पा का पतन कब होता है बताओ, 1900 बीसी से लेकर के 1200 बीसी तक में फिर यहाँ पे क्या आता है, ताम्रपाषाण संस्कृति होता है। और आप सबको पता है जो 26 से लेकर के 1900 है, 1900 बीसी है, इसके बीच में क्या आता है बताओ, हड़प्पा संस्कृति आता है। तो ये वाला क्षेत्र क्या होगा, ये 2600 से लेकर 1900 के बीच में सारी सभ्यता। हड़प्पा से पूर्व एक ताम्रपाषाण संस्कृति हड़प्पा वाले स्थल पे थे, और 1900 बीसी से लेकर के 1200 बीसी के बीच में क्या था, वहां पे एक ताम्रपाषाण संस्कृति था। तो कोई बात नहीं, ये वाला क्षेत्र किसका हो गया, ये वाला काल किसका हो गया, हड़प्पा का हो गया, सारी सभ्यता का हो गया। एक गैर हड़प्पाई क्षेत्र में, ठीक है, एक क्या होता है गैर हड़प्पाई क्षेत्र में, जैसे यहाँ पे देखा जाए 2000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। फिर बोलता हूँ याद नहीं करना है, फिर बोलता हूँ याद नहीं करना है। मैं आपको जब समझा रहा होता है तो उसको बढ़िया से समझा पाऊँ, आपके दिमाग में किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो, इसलिए मैं इस चीज को आपके समक्ष डेट लिख देता हूँ। बट आपको याद नहीं करना, हाँ याद करने का मन करे तो एक डेट याद कर लेना, जो हड़प्पा सभ्यता उसका कालखंड क्या है, 26 से लेकर के 1920 है, ठीक है। इसके बाद कौन आता है, कालखंड का क्रम पता होनी चाहिए आप सबको। जैसे मान के चलो अभी बताए थे कि सबसे पहले नवपाषाण काल हुआ, उसके बाद ताम्रपाषाण काल हुआ, फिर से सारी सभ्यता का विकास हुआ। इसी तरह से हुआ था ना वहां पे, जैसे इस वाले क्षेत्र में बताया था आपको मैं, इस वाले क्षेत्र में क्या बताया था मैं, ये वाले क्षेत्र में पहले नवपाषाण काल था, फिर नवपाषाण काल के बाद क्या आया वहां बताओ, नवपाषाण काल के बाद फिर हड़प्पा काल आया, शहरी सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन आया, फिर क्या आया बताओ, फिर से वही नहीं, नवपाषाण काल के बाद यहाँ पे चालकोलिथिक पीरियड आया, जिसको हम लोग ताम्रपाषाण काल बोलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आया, शहरी सभ्यता आती, यानी कि हड़प्पा काल आया। फिर से यहाँ पे क्या लौट के आ गया, चालकोलिथिक पीरियड आ गया। कहने का मतलब क्या, ताम्रपाषाण काल आ गया। लेकिन यहाँ पे बता तो, यहाँ पे तो कोई शहरी सभ्यता का विकास नहीं हुआ, नवपाषाण लेट से आया। उसके बाद फिर यहाँ पे कौन आएंगे, ताम्रपाषाण आएंगे। जब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का पतन होते रहता है तो यहाँ पे फिर क्या रहता है, नवपाषाण आता है। यहाँ पे जब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का पतन होते रहता है तो यहाँ पे क्या आता है, ताम्रपाषाण रहता है। तो यहाँ भी ताम्रपाषाण, यहाँ भी ताम्रपाषाण, तो इसको हड़प्पाई क्षेत्र, इसको गैर हड़प्पाई क्षेत्र बोल देते हैं, समझने के लिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो ये है, तो ये मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहां से थोड़ा कुछ चीज याद कर लेंगे, यदि मान के चलो थोड़ा सा याद करने का मन करे तो याद कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आया। जो गैर हड़प्पाई क्षेत्र है, तो उस समय में कुछ गैर हड़प्पाई क्षेत्र हुआ करते थे। उस समय उस क्षेत्र को बहुत सारे संस्कृतियों के नाम से जाना जाता था। तो आप यहाँ पे कुछ चीज लिख लेंगे, ठीक है। होता क्या है कि आपको पूछ देता कभी कभी, तो इस समय यहाँ पे दो चीज लिख लेंगे, ठीक है।
इसको थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाएंगे। यहाँ पे 3 मैं, जैसे ये तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको 3 चीज में बांट देता हूँ। एक बांट देता हूँ, जैसे यहाँ पे कहा जाए तो 2, यहाँ पे 3। जैसे देखो एक ही मतलब इस पे एडजस्ट कर लेंगे हम तो किसी तरह से। जैसे गैर हड़प्पाई क्षेत्र, जैसे मध्य प्रदेश के क्षेत्र, सॉरी राजस्थान वाले क्षेत्र में, जैसे मान के चलो राजस्थान वाले क्षेत्र है, तो राजस्थान वाले क्षेत्र में जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, ठीक है, जो गैर हड़प्पाई क्षेत्र है, उसको उस समय में ताम्रपाषाण संस्कृति को आहार संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाता है? आहार संस्कृति। आहार संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद कर लेंगे, बताएंगे आप, पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, बोलो आहार संस्कृति का संबंध किस राज्य से है, तो कह देंगे क्या, बताओ राजस्थान से है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बताओ कोई बड़ी बात है तो। और देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा नोट लिख लो, जो आहार संस्कृति है, आहार है, क्वेश्चन पूछता है बताओ आहार, इसमें से किसको आहार कहा जाता है, तो आहार को तांबावती भी कहा जाता था, ठीक है। आहार को आहार एक जगह है, उसको तांबावती भी कहा जाता है, ठीक है, तांबावती भी कहा जाता है। आहार को क्या कहा जाता है? तांबावती भी कहा, पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ इसमें से आहार को क्या कहा गया, तो आहार को तांबावती कहा गया है। आहार संस्कृति का संबंध किस राज्य से? राजस्थान से। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कायथा संस्कृति, जैसे मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में आपको क्या मिल जाएंगे? कायथा संस्कृति। क्या मिल जाएंगे? कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति मिल जाएंगे, ठीक है। क्या मिल जाएंगे? कायथा संस्कृति मिल जाएंगे। याद कर लेना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं कि मध्य प्रदेश में उस समय में जो संस्कृति थी उनको क्या कहा जाता था? कायथा संस्कृति कहा जाता। जैसे मान के चलो मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता था, बताओ? मध्य प्रदेश में ही क्या बोलते उसको, मालवा संस्कृति। जैसे मान के चलो मालवा वाले क्षेत्र में, इसे 1 मिनट रुको, मालवा वाले क्षेत्र में, मालवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, तो इनको क्या कहा जाता था? मालवा संस्कृति कहा जाता था, मालवा संस्कृति कहा जाता था, ठीक है। जैसे मान के चलो महाराष्ट्र में यदि कहा जाए तो महाराष्ट्र में इसे जौड़वे संस्कृति कहा जाता था, जौड़वे संस्कृति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जौड़वे संस्कृति कहा जाता था। याद कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। राजस्थान में आहार संस्कृति, आहार को तांबावती भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृति, मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में मालवा संस्कृति। जौड़वे संस्कृति का संबंध किस राष्ट्र से? महाराष्ट्र से। किससे? ताम्रपाषाण संस्कृति से। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आया तो बताएंगे आप सब, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे इसको लिख लेंगे। तो उसके बाद देखो अब होता क्या है कि चलो इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, किसी में लिख दें, चलो कोई बात नहीं, इसको इसी में एडजस्ट करते किसी तरह से। तो ये चीज हो गया, याद कर लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में इस संस्कृति को विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। जैसे राजस्थान में आहार संस्कृति कहते हैं, वहां पे तांबावती इंपॉर्टेंट है क्योंकि आहार एक जगह है, ठीक है, तो उसको तांबावती भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है तो आप याद कर लेंगे, कोई बड़ी चीज है नहीं। जैसे मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृति कहा जाता है, मालवा में मालवा संस्कृति कहा जाता है, महाराष्ट्र में जौड़वे संस्कृति कहा जाता है। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं, ठीक है। अब होता क्या, मैं कुछ चीज को बताता हूं तो आप थोड़ा सा इस चीज को दिमाग में रखेंगे। कुछ और चीज है, देखो होता क्या है, हमने बताया था आप सबको, जो मृदभंड है, जो पोट्री है, वो पोट्री का निर्माण कहीं न कहीं, जो बर्तन निर्माण है वो नवपाषाण काल से ही देखने को मिलना शुरू हो गया था। क्या होता है? नवपाषाण काल से ही देखने का प्रारंभ हो गया था। लेकिन जैसे फिर ताम्रपाषाण काल में आएंगे, क्या आएंगे? ताम्रपाषाण काल में आते हैं तो फिर उस बर्तन के ऊपर जो होता है, जैसे कोई बर्तन बना है, उस बर्तन के ऊपर फिर बहुत सारे कलर किए जाते होंगे। तो उसके बाद फिर क्या होता था बताओ? उस पर चित्रकला सब का ये सब देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं जो मृदभांड है, मृदभांड के आधार पे उनको डिफाइन किया गया है कि ये काल का है, ये काल का है, तो ये काल का है। तो मृदभांड के आधार पे भी कालों का निर्धारण किया गया है कि ये हड़प्पा काल का है, ये ताम्रपाषाण काल का है, ठीक है, ये इस क्या बोलते महाजनपद काल का है, ठीक है। तो ये सारा चीज है। तो एक क्रम मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। जैसे OCP, क्या OCP ऐसे याद रखेंगे। OCP के बाद क्या आया है? BRW, क्या आया है? BRW, बाद में बताएंगे। BRW ऐसे याद रखेंगे। OCP के बाद BRW के बाद क्या आया है? PGW, क्या आया है? PGW, ठीक है।
ओसीपी के बाद बीआरडब्ल्यू, बीआरडब्ल्यू के बाद पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू के बाद क्या है एनबीपीडब्ल्यू। ये क्या है सारा मृदभांड निर्माण की एक कला है, ठीक है। उस समय में जो मृदभांड, जैसे मान के चलो यहाँ पे लिखा हुआ है ओसीपी, ओसीपी का मतलब क्या होता है बताएंगे। ओसीपी का मतलब होता है जैसे ओकेयर कलर्ड पॉलिश होता था, ठीक है, पोटिंग होता मतलब एक बार आपसे बताएंगे। जैसे बीआरडब्ल्यू है, बीआरडब्ल्यू का मतलब क्या हो गया ब्लैक एंड रेड वेयर होता है। कहने का मतलब क्या, जो ब्लैक कलर है उस पे रेड रंगों का क्या किया जाता था, चित्र बनाया जाता था उस पे, हम बताए थे हड़प्पा काल में, ठीक है। जैसे मान के चलो पीजीडब्ल्यू है, इसका मतलब क्या होता है पेंटेड ग्रे वेयर होता है। जैसे एनपीबीडब्ल्यू है, इसका मतलब क्या होता है बताओ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे ओसीपी का मतलब क्या होता है कोई बताओ तुम। और क्या बोलते हो इसको बोलते हैं ओकेयर्ड कलर्ड पेंटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो याद रख लेंगे इसको, ओसीपी उसका फुल फॉर्म नहीं याद करना है, बस क्रम याद करना है। ओसीपी बीआरडब्ल्यू पीजीडब्ल्यू एनपीबीडब्ल्यू, ओसीपी बीआरडब्ल्यू पीजीडब्ल्यू एनपीडब्ल्यू, दो चार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ओसीपी बीआरडब्ल्यू पीजीडब्ल्यू एनबीपीडब्ल्यू, ओसीपी बीआरडब्ल्यू पीजीडब्ल्यू एनबीपीडब्ल्यू। ये क्या है मृदभांड निर्माण की कला है। मृदभांड क्या होता है, बाकी मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहा जाता है। कब शुरू हुआ था, नवपाषाण काल से हुआ था। हड़प्पा काल में हम बताए थे कल, जो चित्रकला था उसमें बताए थे, जो उसपे क्या बोलते उसको लाल कलर पे, जैसे बर्तन को क्या किया जाता था लाल कलर से रंग दिया जाता था, उस पे जो रेड है क्या बोलते उसको जो काला कलर है उससे उस पे बहुत सारे चित्र को बनाया जाता था। तो बहुत सारा चीज को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये है, तो थोड़ा सा इनके बारे में कुछ कुछ चीज है, इसको लिख लेंगे। कह देगा बताओ ओसीपी, ओसीपी का संबंध किस काल से, बीआरडब्ल्यू का संबंध किस काल से, पीजीडब्ल्यू का संबंध किस काल से, एनबीपीडब्ल्यू का संबंध किस काल से है, तो इसको हम भी लिख लेंगे, ठीक है। एक होता है ताम्रनिधि, इस पे भी थोड़ा सा आगे बात करेंगे, ठीक है। ताम्रनिधि भी होता है, ताम्रनिधि, ठीक है। ताम्रनिधि का संबंध किससे है, ताम्रपाषाण संस्कृति से, सीधी सी बात है। तो तीन चीज हमने बताया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ताम्रनिधि का संबंध किससे है, ताम्रपाषाण काल से है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ओसीपी बीआरडब्ल्यू पीजीडब्ल्यू एनबीपीडब्ल्यू। देखो इसका जो संबंध है ये वाला, इसका संबंध कहीं ना कहीं महाजनपद काल से है। एनबीपीडब्ल्यू टाइप के जो विद्यमान था वो महाजनपद काल में बनते होंगे। पीजीडब्ल्यू का संबंध किससे, उत्तर वैदिक काल से है। किससे बताओ, उत्तर वैदिक काल से है। बीआरडब्ल्यू का संबंध कहीं न कहीं मुझे जहां तक लगता है वो ताम्रपाषाण काल से है। क्या है, ताम्रपाषाण काल से और हड़प्पा काल से भी है। ओसीपीडब्ल्यू का संबंध भी कहीं न कहीं ताम्रपाषाण काल से ही है। तो इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, थोड़ा सा इनको थोड़ा सा हम लोग क्या करें नोट में लिख ले, ठीक है। कंटेंट तैयार करने में थोड़ा सा समय लगता है, क्या क्वेश्चंस पूछा गया है, क्या क्वेश्चंस बन सकता है, थोड़ा सा मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप सभी से जितना हो सके इस कंटेंट को दूसरे के साथ शेयर कीजिए। ये क्लास हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में मुझे थोड़ा सा बहुत समय लगता है, ठीक है। और ये कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ऐसा बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर चीज़ को सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ। पहले उसको तैयार करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, फिर आपको सामने उसको डिलीवर्ड करता हूँ। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में ये रख के पढ़ाया जाता है कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनको भी आपके सामने आपको नोट करवा दिया जाता है। तो थोड़ा सा मेहनत लगता है, ठीक है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस क्लास को आप सभी बच्चे शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अंदर से खुशी मिले कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उनमें भी मुझे थोड़ा थोड़ा अब सफलता मिलने की, और मैं थोड़ा सफलता की ओर थोड़ा सा अग्रसर हूँ, ठीक है। और मानवा कि आप सबकी इच्छा है क्लास अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब और क्लास को दूसरे बच्चे तक पहुँचाइए। बाद बाकी आप सबके सामने मैं क्या ही बोलूँ, बाद बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। कोशिश कीजिए जितना व्यक्ति तक ये क्लास पहुँच पाए
उतना व्यक्तियों तक पहुंचा दे इस क्लास को, ताकि सभी को ये क्लास करने के बाद थोड़ा सा लाभ हो। क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ ये क्लास मुख्य तौर पे आप लोग यदि कहीं नहीं पढ़े हो, इतिहास को कहीं से नहीं पढ़े हो, या कोई बच्चा ऐसा है जो अभी अभी जस्ट 12th पास किया है और वो जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में आता है और हर सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ना चाहता है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहता है, तो मैं आपको 100% क्या बोलते उसको सिक्योर हो के बोलता हूँ कि आप इस क्लास को रेगुलर कीजिए, रेगुलर कीजिए, रेगुलर कीजिए। आपको कॉन्फिडेंस आना तय है, ठीक है। आपको जब आप PYQ लगाएंगे तो पता चलेगा, जिस चैप्टर को आप पढ़े हो उसका जब PYQ करेंगे आप, तब आपको इस क्लास का इम्पोर्टेंस का पता चलेगा कि सही में जो मतलब जिस टॉपिक को सर ने पढ़ाया है हमको, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस पे थोड़ा सा। चलिए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस क्लास को मुझे 40 मिनट के अंदर ही ख़त्म करना है, बहुत सारा चीज़ हो गया है, कुछ चीज़ है फिर बोलता उसको लिख लेंगे आप सब, ज़्यादा बकैती नहीं करनी है, इस चीज़ को लिख लेंगे नोट में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो देखो एक चीज़ आप लिखेंगे, जैसे मैं एक चीज़ लिखा रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे, एक चीज़ लिख लेंगे, आप लिखेंगे पहला नोट, जो गंगा यमुना, जो गंगा यमुना दोआब में पाए जाने वाले, गंगा यमुना दोआब में पाए जाने वाले, गंगा यमुना दोआब में पाए जाने वाले ताम्र निधियों का संबंध, ताम्र निधियों का संबंध OCP से है, ठीक है। अब जैसे देखो, जो ताम्रपाषाण काल के समय में जो गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र थे, उस समय में OCP मृदभांड का निर्माण होता था, ठीक है। किस क्षेत्र में? गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में। ताम्रनिधि क्या होता है? जैसे मानो चलो जो ताम्रपाषाण काल थे, ताम्रपाष बहुत सारे जगहों से क्या होता है कि जो तांबा के औजार है, बहुत सारे जगहों से जो तांबा का औजार है, जब उसको रिसर्च किया गया, उसकी खुदाई की गई, तो बहुत जगह से तांबा के बड़े बड़े औजार देखने को मिलता है। उन्हीं का नाम क्या दे दिया गया? ताम्रनिधि दे दिया गया। तो गंगा यमुना दोआब में पाए जाने वाले ताम्रनिधियों का संबंध किससे है? OCP से है। तो आप इनको थोड़ा सा याद कर लेंगे, ठीक है। दूसरा लिखेंगे आप, थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा याद कर, बस याद कर लेना है। गंगा यमुना दोआब में पाए जाने वाले ताम्रनिधियों का संबंध OCP से है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे। अगला लिखेंगे आप, जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति के चरम काल, हड़प्पा संस्कृति के चरम काल के मुख्य रूप से लाल बर्तन, जिसमें काले रंग का डिजाइन देखने को मिलता है। ऐसे लिख लो। हम बताए थे जो हड़प्पा संस्कृति वाला काल है, उसमें क्या देखने को मिलता है? पहले बर्तनों को क्या कर दिया जाता था? बर्तन को लाल रंग से उसको कलर कर दिया जाता था, उस पे काला रंग से का डिजाइन, यानी कहने का मतलब क्या? काला रंग का उस पे चित्रकला किया जाता था, ये भी बताए थे। तो ये हो गया। इसी को हम लोग क्या बोल देते बताओ? इसी को हम लोग बोल देते हैं, बताओ, BRW। क्या बोलते हैं? तो BRW का संबंध किससे है? BRW का संबंध किससे है? हड़प्पा सभ्यता से है। क्या समझ में आ गया? और BRW का संबंध भी किससे है? ताम्रपाषाण काल से भी है। BRW का संबंध किस किस से है? ताम्रपाषाण काल से ही है। और साथ ही साथ BRW का संबंध किससे है बताओ? BRW का संबंध हड़प्पा संस्कृति से भी है। तो इनको भी याद कर लेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस दे देता, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहां पे और सारी चीज को मैं डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। आहार को
ताम्रवती भी कहा जाता था, याद आप लिख ही लिए थे। एक चीज और लिख लेंगे थोड़ा सा, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो भारत का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉपर होल्ड, कहने का ताम्र निधि, कॉपर होल्ड का मतलब जहां पे कॉपर का स्टॉक सबसे ज्यादा मिलता है ताम्रपाषाण काल से, ताम्र निधि। भारत का सबसे बड़ा ताम्र क्या निधि, एक मिनट, भारत का सबसे बड़ा ताम्र निधि कॉपर है, ठीक है, कॉपर होल्ड, ठीक है, जहां पे कॉपर ताम्र निधि स्थल कहां पे देखने को मिलता है, भारत का सबसे बड़ा ताम्र निधि स्थल कहां से देखने को मिलता है, बताओ, कोई बताओगे, बताओ जल्दी। गुंगोरिया, गुंगोरिया, क्या, गुंगोरिया जो कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहां से कहा जाता है कि लगभग में एटलीस्ट यहाँ पे कहा जाता है कि इस जगह से लगभग में 424 तांबे का क्या बोलते निधि मिला है, कहने का मतलब तांबे का उपकरण मिला है, 424। गुंगोरिया मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा ताम्र निधि स्थल कहाँ पे, गुंगोरिया में, ठीक है। और थोड़ा सा एक चीज और लिख लेंगे, एक चीज खुद बताना तुम लोग, जैसे मैं इसमें थोड़ा सा आ जाता हूँ। जैसे अभी बताए थे, जैसे ओसीपी बताए थे, ठीक है, ओसीपी बताए थे, जैसे बताए थे बीआरडब्ल्यू बताए थे, जैसे बताओ क्या बताए थे, पीजीडब्ल्यू बताए थे, उसके बाद बताओ एनबीपीडब्ल्यू बताए थे। तो इसको याद रख लेना, ई जो होता है महाजनपद काल में इस टाइप के मृदभांड, इस टाइप के देखा जाता है। इसमें बताओ, ये उत्तर वैदिक में प्रचलन था इसका, पीजीडब्ल्यू का। बीआरडब्ल्यू हड़प्पा और प्लस बताओ ताम्रपाषाण, ओसीपी का ताम्रपाषाण में था ही, ताम्रपाषाण में तो देखने को मिलता है, लेकिन किस क्षेत्र में, ये हर जगह ओसीपी नहीं मिलता, कहां पे, गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बस क्रम याद रखेंगे, ओसीपी, बीआरडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन बताओ महाजनपद काल में किस टाइप के ये मिलता है, तो एनबीपीडब्ल्यू। उत्तर वैदिक काल में पीजीडब्ल्यू, पीजी को बताए थे क्या, बताओ, पीजी का मतलब क्या बताए थे, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। तो ये मतलब एक चीज सोचो ना, इस काल को इस नाम से भी जाने जाते, इसका मतलब ये समझो, ठीक है, उसके जो ये थे उपकरण थे उसको इस नाम से भी जाने जाते थे, इस टाइप के मृदभांड का निर्माण होता था। तो ये सारा चीज है, तो ये याद रख लेंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। एक दो चीज और लिख लेंगे, एक चीज और लिखें, जैसे ये हो ही गया, तो एक चीज और लिखेंगे, जो मालवा संस्कृति है, मालवा संस्कृति क्या पड़ता है, मध्य प्रदेश में। मालवा संस्कृति का एक स्थल, पूछा गया क्वेश्चन से, एक स्थल नवदा टोली पड़ता है, क्या, नवदा टोली, मालवा संस्कृति का एक स्थल नवदा टोली, मालवा संस्कृति का एक स्थल नवदा टोली से बड़ी संख्या में अनाज का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब हो सकता है वहां पे कृषि होते होंगे, अनाज का साक्ष्य मिला है, क्योंकि आप सबको पता है कि नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हो चुकी है। तो ये सारा चीज है। एक चीज और लिखेंगे, पांचवा पूछा गया क्वेश्चन से, जौरवे संस्कृति कहां पड़ता, बताओ, महाराष्ट्र में। जौरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ये पूछा गया है, इसको लिख लेंगे दैमाबाद, ठीक है। बस जितना लिखवा रहा उतना ही याद रखना, ठीक है, ज्यादा इस पर रिसर्च नहीं करना इस चैप्टर में। जौरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल क्या, दैमाबाद। एक चीज और लिख लेंगे, जैसे ये भी पूछा गया है, इमामगांव, जो जौरवे संस्कृति का ही एक, इमामगांव कहां पड़ता, महाराष्ट्र में पड़ता, ठीक है, जौरवे संस्कृति महाराष्ट्र। इमामगांव जो जौरवे संस्कृति के अंतर्गत ही आता था। इमामगांव से बड़ी संख्या में इमामगांव से बड़ी संख्या में जानवर की हड्डी मिला है,
मिला है। और क्या मिला यहाँ पे, संदूक में कभी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। और संदूक में व्यक्ति को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहां से? इमामगांव से। कहां से बताओ? इमामगांव से। इमामगांव कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या था? द्रविड़ संस्कृति। द्रविड़ संस्कृति सबसे बड़ा स्थल क्या है? देमाबाद है। मालवा संस्कृति के नवदा टोली से क्या मिला है? अनाज का साक्ष्य मिला, याद कर लेंगे। सबसे बड़ा ताम्र नदी स्थल क्या है? गंगोड़िया, मध्य प्रदेश में पड़ता है। हड़प्पा संस्कृति में क्या था? बीआरडब्ल्यू, पता ही है। और बीआरडब्ल्यू कब थे? ताम्रपाषाण। जनरली देखा जाता है, मतलब हर जगह देखा जाता है, यदि क्या बोलते उसको, हर जगह देखा जाए तो बीआरडब्ल्यू होंगे ताम्रपाषाण काल में ही। यदि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पूछे तो ओसीपी होगा, ठीक है। गंगा ये किस टाइम में? ओसीपी होगा, ठीक है। पीजीडब्ल्यू कहां देखा जाता है? उत्तर वैदिक काल में। एनबीपीडब्ल्यू कहां देखा जाता है? महाजनपद काल में। तो इसको याद कर लेंगे, ये सारा चीज था, ठीक है। तो इसके फुल फॉर्म पे नहीं जाएंगे, क्या नहीं है, ऐसे ही एग्जाम में पूछता है, तो ज्यादा इस पे आपको रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा इन पे इनकी विशेषता पे बात कर लेते, कभी कभी पूछ देगा आपको स्टेटमेंट दे करके। थोड़ा सा इनकी विशेषता पे, जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषताएं पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ज्यादा उस पर कुछ लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा ऐसे बोलते बोलते हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते इस पे एक दो जनरली बातें। जैसे देखो, आप एक चीज बताना, आप सब जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, क्या बताना बताओ? जो कृषि है, बताओ कृषि होगा क्या इस ताम्रपाषाण संस्कृति में? बिल्कुल होगा। कहीं से साक्ष्य देखने को मिलता है, नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, तो बिल्कुल होना चाहिए, मेरे ख्याल से होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहला चीज क्या है ना कि ये जो है ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषताएं की बात कर रहे हैं। जो ताम्रपाषाण संस्कृति, इसमें क्या देखने को मिलता है? पत्थर भी देखने को मिलेगा, बोलो, पत्थर देखने को मिलेगा, प्लस जल्दी बताओ क्या देखने को मिलेगा? एवं तांबे की उपस्थिति देखने को मिलेगा। यही चीज है पहला चीज, ये दोनों का उपस्थिति देखने को मिलेगा। दूसरा बताओ तो क्या देखने को मिलेगा? जल्दी बताओ। यहाँ पे तो अभी तक तो ग्रामीण संस्कृति है ना, जब तक कांसा का खोज नहीं हुआ तब तो ग्रामीण संस्कृति है। तो बताओ यहाँ पे क्या है? ग्रामीण संस्कृति देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा बताओ क्या है? पशुपालन करते होंगे लोग, और पशुपालन मुख्य तौर पे किस उद्देश्य से? भोजन के उद्देश्य से। कृषि होंगे, बट कृषि में अधिशेष नहीं था। अधिशेष मतलब क्या? खाने पीने के अलावा ज्यादा उत्पादन नहीं करता था, कृषि वट था। पांचवा बताओ तो क्या होगा? पक्की ईंट होगा क्या? पक्की ईंट आप सबको बताए थे कि हड़प्पा काल में पक्की ईंट का खोज हुआ था। जो सारी सभ्यता है उस समय में क्या हुआ था? पक्की ईंट का खोज हुआ। तो जो पक्की ईंट कॉन्सेप्ट नहीं है। छठा बताओ तो क्या हो सकता है? शहर होंगे क्या? नहीं होंगे। शहर क्यों होंगे? शहर कब होगा? जब अधिशेष की उत्पत्ति होगी, व्यापार होगा। तो शहर तो ताम्रपाषाण क्या बोलते उसको, कांस्ययुगीन सभ्यता में देखने को मिलता। जब तक कांसा का खोज न हो जाए तब तक कुछ शहर नहीं मिलता। शहर का साक्ष्य है क्या? शहर का भी साक्ष्य नहीं है। कृषि तो है लेकिन अधिशेष नहीं कृषि में, ठीक है। 5-6 हो गया। सातवां बताओ और क्या हो सकता है? कांसा का ज्ञान नहीं था। कांसा का ज्ञान था क्या? कांसा ज्ञान कब होगा? हड़प्पा काल में होगा, ये भी नहीं था। 8वां बताओ और क्या हो सकता है? क्या उस समय के लोग को लेखन कला आता था? बिल्कुल नहीं आता होगा, लेखन कला का ज्ञान नहीं था। और बताओ क्या हो सकता है? जल्दी बताओ। व्यापार मतलब क्या बोलते उसको, जैसे मान के चलो उस समय हम हड़प्पा काल को जब हम पढ़े थे तो हमने देखा था वहां पे कि कहीं न कहीं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, जो एक तरह से कहा जाए जो ये वाला क्षेत्र, जैसे सेंट्रल एशिया वाला ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद अरब वाले क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद जो है इस वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा व्यापार होती थी। उस समय में जो व्यापार का प्रमाण मिलता है वो कहीं न कहीं स्थल प्लस जल दोनों से मिलता है। डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। तो ये एक तरह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ बाह्य व्यापार के साथ साथ, यहाँ पे बाह्य व्यापार के साथ साथ क्या देखने को मिलता है? अंदर वाला भी व्यापार देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों तरह के व्यापार मिलते, राज्य राज्य के बीच में व्यापार था यहाँ पे। तो ये सारा चीज है। तो हम लोग
लेकिन यहाँ पे क्या है, जो सुदूर व्यापार है वहाँ पे सुदूर व्यापार का कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ होता हो सकता है कि अगल बगल थोड़े थोड़े जो चीज़ है वहाँ पे व्यापार होते होंगे, अपने में ये थोड़ा मोड़ा व्यापार कर ले होते होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई सुदूर व्यापार का साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी का मतलब बाह्य व्यापार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुदूर व्यापार का मतलब व्यापार का कोई क्या व्यापार उस समय में कोई एक क्या बोलते हैं उनको, सामान्य चीज नहीं थी। व्यापार एक तरह से होता ना कि जैसे हम लोग हड़प्पा काल में आएंगे तो व्यापार सामान्य बातें हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सुदूर व्यापार का साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारा चीज है, शहर का साक्ष्य नहीं है, पशुपालन का साक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो और बहुत सारा चीज हो सकता है, तो कम से कम इतना याद रखना है। ठीक है, जब चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो इतना कम से कम याद रखना है। बाद बाकी कम से कम इतना आप याद रखेंगे, इस टॉपिक को आप कम से कम इतना पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ लिए, आज चालकोलिथिक पीरियड को पढ़ लिए हैं, और चालकोलिथिक पीरियड में हमने बहुत सारी चीज़ को देखा। जो ताम्रपाषाण संस्कृति है उनके अंदर बहुत सारे चीज़ों को हमने देखा, और बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब इस क्लास को सभी बच्चे तक पहुंचाएं, जितना हो सके इस क्लास को शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वहाँ से फिर कंटेंट को पिकअप करना पड़ता है। ठीक है, तो मेहनत लगता है। ठीक है, तो आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि ये क्लास जितना हो सके सभी विद्यार्थी तक पहुंचाया जाए इस क्लास को, ताकि हर व्यक्ति को इस क्लास का लाभ मिल पाए। और मुझे भी अच्छा लगता है यदि आप सब मिलकर ये क्लास करेंगे, और इतना बेहतर कंटेंट यदि आपके अंदर जाता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी बार बार मेहनत करने का मन करता है कि इससे बेहतर कंटेंट कैसे लाया जाए। ठीक है, और मेहनत कैसे किया जाए, और बेहतर कैसे किया जाए। तो ये सारी बातें हैं, बस थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे, हर बच्चे तक ये क्लास को पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो और क्या ही बोल सकता मैं आप सबको। बाद में कि आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग अपने आप में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो बाद में कि आप पढ़िए, देखिए, अच्छा लगता है तो आप क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब जो ये चैनल है उनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, ताकि आप कुछ इसमें परिवर्तन चाहते हैं या कुछ और चीज़ हमसे करवाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा, बट आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।